गुड मॉर्निंग। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आपका, तो उसमें जो 24th से एग्ज़ाम शुरू है अग्निवीर का, तो उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज से 3 डेज का मेरा वीडियो रहेगा। अच्छे खासे क्वेश्चन बनवाएंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट्स का, टोटल जितना भी फिजिक्स का जितना भी पार्ट्स इसमें है, काइनेमेटिक्स से लेकर के यूनिट डायमेंशन से लेकर के काइनेमेटिक्स हो या फिर न्यूटन्स लॉ, उधर फिर वर्क एनर्जी, मैंने 11th 12th का पूरा क्वेश्चन जो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज हम यूनिट डायमेंशन से ही स्टार्ट करेंगे। जिस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगातार लिख देंगे। यही है कि खाली उसको पूरा का पूरा कर देना है और शायद काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट और डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हम बात करें, यूनिट है और डायमेंशन है, तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन जो डिफेंस का खास करके होता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ हम बता देते हैं जिसको पढ़ लेना है। जैसे पहला हमारा है, सबसे पहला इसमें हम बोल रहे हैं तुम्हारा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगातार पूछता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा पूछ देगा। क्या है यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, इसका डायमेंशन निकालना है हमको। सीधी सी बात है, हम ये जान रहे हैं कि हमारा जी का सीधा फार्मूला पे जाते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर इसका हमारा फार्मूला होता, ये यूनिट होता है। इसी का आधार पर बताएंगे। न्यूटन फोर्स का है तो सीधा सा क्या लिखेंगे? mL/t-2। और ये मीटर स्क्वायर है तो सीधा L स्क्वायर लिखेंगे। के जी स्क्वायर है तो मीटर m/m हम कर देंगे। कैंसिल करो, ये सीधा सा हमारा हो जाएगा m-1। L/L स्क्वायर करो, क्या होगा? L³ हो जाएगा 1t-2। काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक बार बार पूछता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बना लेना है। दूसरा हमारा इसी में कहना है कि हमारा विस्कोसिटी का नियतांक, विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछता है, वो भी बार बार पूछा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बार बार पूछता है। तो ये हमारा है श्यानता गुणांक। इसका जो हिंदी है क्या है? श्यानता गुणांक। ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा, श्यानता गुणांक की बीमा, ये भी बराबर पूछा जाता है। तो श्यानता गुणांक हमारा जैसे इसका फार्मूला है F बराबर ईटा AdV/dx। ईटा AdV/dx इसका निकालना है। ईटा इक्वल टू होता है F/AdV/dx। तो सीधा सा हमारा चीज़ याद रखना, ये न्यूटन हमारा है, फोर्स क्या है? ये न्यूटन है। और एरिया की बात कर दें, मीटर स्क्वायर है, इनटू कर दो, ये मीटर पर सेकंड कर देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस है तो मीटर कर देंगे। ध्यान देना, फोर्स न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है, dV मीटर पर सेकंड बटा मीटर। मीटर कैंसिल करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा हो। तो ये हम यदि यूनिट पे जाते हैं तो हमारा पास्कल सेकंड होता है। क्या यूनिट इसका? पास्कल सेकंड। इसी को हम लोग डेकापॉइज भी बोलते हैं। यूनिट भी कभी कभी पूछा जाता है। डेकापॉइज की बात कर रहे हैं, डेकापॉइज। डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशन देख लो डायरेक्ट इसका ml-1t-1, ml-1t-1 इसका डायमेंशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ये याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार बार पूछता है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक की बीमा लगातार आता रहता है। ये 2 पार्ट तुम्हारा हुआ, इस 2 पार्ट को देखो, जानता होगा लगभग तुम लोग। फिर आगे निकलते हैं, इसीलिए मैं आगे चल रहा है। इसका एक पैटर्न और जो कि थोड़ा सा वो भी पूछते देखते हैं। जैसे मान लो देखो, दूसरा पैटर्न इसी के अंदर आ रहा है। वो हमारा मान लो इस टाइप का क्वेश्चन यदि है, ऐसा क्वेश्चन तुमको दे दिया, F बराबर AT+BT² दे दिया, AT+BT²। ऐसे ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, इसी प्रकृति का, इसी नेचर का क्वेश्चन आते रहता है। यहाँ पे F फोर्स हमारा बोल है, F फोर्स है, T टाइम है। यहाँ A और B का डायमेंशन पूछ रहा है, A तथा B का डायमेंशन पूछ रहा है। यहाँ ए तथा बी के डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है,
और ये भी फोर्स ये भी फोर्स, दोनों अलग अलग फोर्स है। यहाँ पे F बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे AT कर देंगे, फिर हम F बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे हम BT स्क्वायर कर देंगे। सीधा A निकालो, ये हमारा क्या होगा, F/T हो जाए। तो फोर्स की बात करो तो फोर्स का क्या होता है, MLT-T होता है, इसका T होता है। तो आगे बढ़ो, इसको MLT-3, ये क्या डायमेंशन क्या हो गया, तो ये पैटर्न हमारा है MLT-3। फिर इसकी बात करते हैं, B की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, F/T स्क्वायर होगा। फोर्स का निकालो, MLT-2 होगा। टाइम स्क्वायर यहाँ पे T स्क्वायर कर दो, ये क्या हो गया हमारा MLT-4, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है। दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमने बताया, एक बोला कि डायरेक्ट डायमेंशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट बीमा की बात आएगी, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और श्यानता गुणांक की बीमा की बात मैंने की। और फिर हमने कहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है कि दे दिया है बराबर AT + BT स्क्वायर, A और B का डायमेंशन पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। बस एक ऐसा तैयार कर देना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तैयार कर देना। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं आगे, चलो आगे चलते हैं। इसी यूनिट और डायमेंशन में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर बता देते हैं, उसको बनाना है। ये सार्थक अंक की बात आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, सार्थक अंक की बात कर रहे हैं। सार्थक अंक, ये देखना कि ये क्वेश्चन भी आता है, पूछता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, सारे के सारे नहीं, सारे रूल्स पता हैं, क्लास में मैंने रूल की बात की थी, सारे रूल्स पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले इसमें देखो, इस सबसे पहला एक क्वेश्चन की बात आती है यहाँ पे, जैसे ये बोल दिया हमारा 1.008 में सार्थक अंकों की संख्या है, में सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज, सिग्निफिकेंट फिगर ही यहाँ पहला पे दे दिया तुम्हारा 1 दे दिया, दूसरा में हमारा 3 दे दिया, तीसरा हमारा 4 दे दिया, और चौथा हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये नन ऑफ दीज हमारा है, इनमें से कोई नहीं, इतना तुमको दे दिया, नन ऑफ दीज। तो सीधा से इसमें हमारा क्या होगा, 1 2 3 डेसिमल के बाद ये नॉन जीरो डिजिट है, इसमें हमारा 4 हो जाएगा। इस ढंग का क्वेश्चन आएगा, इसमें सीधा से याद रखना कि हमारा कितना होगा, 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी ढंग से यदि हम ऐसी दूसरी बात करते हैं, इसी सार्थक अंक में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि 1.00 दे दिया, इसमें सार्थक अंक की संख्या बोलेगा तो 3 बोलना, मेमोराइज कर देना इस सब चीज़ को। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि होता क्या है कि कभी पूछा नहीं भी पूछा, उसी कैटेगरी में ये क्वेश्चंस आता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, जितना इंपॉर्टेंट है हम बता ही जा रहे हैं। तीसरी बात हमारा, तीसरा एक ऐसा क्वेश्चन यदि तुमको देता है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या स्वतंत्रता की कोटि का कोई मतलब नहीं है। सीधा से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या डालेंगे, यहाँ पे आंसर हम 1 डालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसको भी तैयार करना है। पहला हमने बोला, एक बार फिर रिपीट करते हैं, यूनिट्स, डायमेंशंस, डायमेंशंस मैंने दिया 2 का, फिर डायमेंशन के का कैटेगराइज किया, जैसे F बराबर AT + BT स्क्वायर, उसको बना लेना है। A और B का डायमेंशन पूछ रहा है। फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर में देखा, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछते रहता है, इसको ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर चलो आगे, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा और खास करके एक चीज़ याद रखना, यूनिट और डायमेंशन लगभग क्वांटिटी का याद रखना है, उसे क्वेश्चन लगभग पूछता है, वैसे क्वेश्चंस को बार बार याद रखना है। यूनिट और डायमेंशन की कहानी, यदि इसको हम लोग जितना हमने बताया, इसको कमांड करके जाना है, इसको यदि बढ़िया से रखते हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। अलग अलग जो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस की बात करें, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर की बात करें, वेक्टर में जो क्वेश्चंस रहता है, तो सबसे पहले तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस वेक्टर एडिशन पे होता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। मान लो एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन कि विच वन इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, ही सुन लो। जैसे पहला दे दिया तुमको कि वेक्टर एडिशन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वेक्टर एडिशन ऑवेज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा दे दिया तुमको वेक्टर एडिशन साहचर्य नियम का पालन करता है, वेक्टर एडिशन
ऑवेज एसोसिएटिव लॉ। तीसरा दे दिया बोथ ऑफ अबव, ऊपर के दोनों। चौथा देने में से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है, इसको याद रखना है। जैसे पहला हमने क्या कहा कि वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो ये कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ किस नियम का पालन करता है? कम्यूटेटिव लॉ की हम बात कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं, इसको फॉलो करता है। ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं इसी में सदिश योग जो हमारा है, फिर इस सदिश योग की बात करते हैं या वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। तो सदिश योग की जहाँ तक बात आती है, ये फिर कहते हैं साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ये किसको पालन करेगा? एसोसिएटिव लॉ इसका पालन करता है। ये इसको पढ़ लेना चाहिए, ऐसे पार्ट को पढ़ लेना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन रहते हैं कि थ्योरेटिकल में देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन को कौन, विच वन इज ट्रू, क्वेश्चन दे दिया कौन सत्य है, विच वन इज ट्रू, कौन सत्य है। तो कौन सत्य यहाँ पहला दिया था कि यूनिट वेक्टर ए बराबर मोड ए बटा ए, पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर यहाँ पे था यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। और तीसरा दिया था कि यूनिट वेक्टर बराबर मोड वेक्टर ए, यहाँ पे ए। ठीक है। फिर दिया चौथा नन ऑफ दीज, इसमें दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है तो जान ही रहे हो कि इसमें ये हमारा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर पढ़ देना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ देना चाहिए। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन आता है। तो वेक्टर एडिशन, जैसे सदिश योग में ट्रायंगल होता है, पॉलीगॉन आता है, क्वाड्रिलेट, ये पैरेललोग्राम आता है। इसको देखें, मिटा रहा हूँ इसको, फिर आगे चलो। इसी में जैसे वेक्टर एडिशन का आया हुआ क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सीधा देगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का वेक्टर एडिशन में यहाँ पे तुमको दे दिया कि यदि मोड ए प्लस बी, पहले एक काम करो, और ठीक है, इसको देखो पहले। यहाँ मोड ए प्लस बी, यहाँ पे दे दिया मोड ए प्लस मोड बी, कर ए और बी के बीच का कौन है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कौन है? पहला दे दिया 180 डिग्री, दूसरा दे दिया 0 डिग्री, तीसरा दे दिया 60 डिग्री, और चौथा दे दिया तुम्हारा नन ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दे दिया। अब ये देखना है कि जैसे मोड ए प्लस मोड बी है, वैसे इसका आंसर की बात करोगे तो 0 डिग्री इसका आंसर होगा। इसके आंसर की बात करोगे तो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे ये देखना है कि हमारा मोड ए प्लस मोड बी यहाँ पे लिखा है, सेपरेट लिखा है, इसको प्लस इसको लिख दिया। क्या ये रिजल्टेंट है? और मोड ए प्लस मोड बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट आएगा तो इसको क्या लिखते हैं? इसको हम ए प्लस बी लिख देते हैं। तो ए प्लस बी कब होता है? जब ए और बी दोनों पैरेलल हो। ए और बी दोनों पैरेलल हो। मेरा मेन फंडा यहाँ पे है ये वाला, यदि याद होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे याद रखना कि यदि ये थीटा 0 होता है, यहाँ पे क्या होगा? थीटा 0 होगा तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। आर मैक्स का वैल्यू ये पता है, ये किसका वैल्यू है? आर मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए? क्योंकि जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो हमारा ए प्लस बी होता है, जब मिनिमम की बात करते हैं तो ए माइनस बी, दोनों में सब्ट्रैक्शन होता है। जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो दोनों वेक्टर आपस में जुड़ जाते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो दोनों वेक्टर का माइनस हो जाता है, मैग्नीट्यूड का माइनस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इसको याद रखना। और इसी लाइन में यदि आगे हम जाते हैं, इसी क्वेश्चन को यदि इस ढंग से दे दिया जाए कि मोड वेक्टर ए प्लस बी, यहाँ पे दे दिया मोड ए माइनस मोड बी, इस टाइप का क्वेश्चन दिया, तब यहाँ पे तुमको थीटा पूछ रहा है, इस जगह पे थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको देखो कि ये हमारा क्या है? ये तो हमारा रिजल्टेंट है, ये तो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट है तो मोड ए का ए होता है, मोड बी का बी होता है। यदि ये ए माइनस बी की बात आ जाती है तो सीधा से यहाँ एंटी पैरेलल, मानो कि ऐसा है और ऐसा है,
थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखना था, यहाँ पे a माइनस बी कब होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो बाहर हमारा उसका जो मोड निकलेगा a माइनस बी में, तो थीटा कितना होना चाहिए 180। सीधा से ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, यहाँ पे थीटा जो हमारा होगा, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा थीटा। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन को तैयार करना है। ये क्वेश्चंस की संभावना बनती है इस टाइप का क्वेश्चन कि मोड ए प्लस बी हमने लिखा, मोड ए प्लस मोड बी, या मोड ए प्लस बी को हमने दे दिया मोड ए माइनस मोड बी। तो यदि प्लस की बात आती है, मैक्सिमम वैल्यू आता है तो हम 0 लिखेंगे। यदि हमारा मिनिमम वैल्यू आता है, इसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ये कौन सा वैल्यू हमारा है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है। जब मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा 180 आएगा, और जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा 0 होगा। देखो इसको, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे चल रहे हैं। देखना है इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उससे संबंधित क्वेश्चन, डॉट और क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट। मान लो कि हम क्वेश्चन एक हम फिर देना, ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस ए के, और वेक्टर बी तथा वेक्टर बी बराबर i प्लस j माइनस प्लस 2k आपस में लंबवत होंगे, आपस में लंबवत होंगे, लंबवत होंगे। मैंने कह रहा है कि ए के किस मान के लिए ए और बी परपेंडिकुलर होगा। क्या पूछ रहा है कि ए परपेंडिकुलर जो बी होगा तो इसमें ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन ये हमारा। तो सबसे पहली बात कि ऐसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ए के किस मान के लिए ए और बी परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा यदि हम कहते हैं कि इफ़ हमारा वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है तो हमारा ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी यहाँ पे करो 2i, और i यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। फिर 3 और यहाँ पे करो +3 होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2a होगा, कितना होगा 0। यहाँ पे देख लो 5 माइनस 2a कितना होगा 0 होगा। 2a कितना हो गया हमारा 5 हो गया, a कितना हो गया 5/2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए के किस मान के लिए ए तथा बी दोनों आपस में लंबवत होंगे। तो लंबवत का यह है कि यदि दोनों परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा। यदि 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। इस दोनों को 0 कर दो और यहाँ पे निकाल, देख लो यहाँ पे 2 और ये फिर 2 हो गया 3j, तो ये देख लो, फिर ये माइनस है और प्लस है, माइनस हो गया। ये देख लो 5 माइनस 2a 0 हो गया, 2a 5, क्लियर है। फिर आगे चले इसी लाइन में आगे चल रहा है। देखो इसको थोड़ा सा चलिए, इसमें एक और पार्ट आ रहा है, इसी पर लाइन में आगे चलते हैं। दूसरा देख लो, देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा रहता है कि निम्नलिखित में से किसका सदिश योग या किसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि आर मैक्स की बात की तो हमने क्या निकाला, ए प्लस बी निकाला। आर मिनिमम की बात की तो हमने क्या निकाला, ए माइनस बी निकाला। 2 केस हमने यहाँ पे निकाला। तो यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं किसका रिजल्टेंट या परिणामी 2 न्यूटन नहीं हो सकता है, 2 न्यूटन नहीं हो सकता है। या लिख सकते हैं इसका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। यहाँ लिख देते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन 2 न्यूटन रिजल्टेंट नहीं दे सकता। मान लो यहाँ पहला दे रहे हैं, ये दे रहा है 1 न्यूटन, यहाँ दे रहा है 1 न्यूटन। दूसरा दे रहे हैं 2 न्यूटन और 1 न्यूटन। तीसरा दे रहे हैं
2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन। चौथा हम दे रहे हैं 3 न्यूटन और यहाँ 6 न्यूटन दे रहे हैं। देखना ध्यान से, इसका फंडा हमारा है कि यहाँ पे a प्लस बी दे दो, ये दे दो a माइनस बी, ये r दे दो और यहाँ तुम a प्लस बी दे दो। यानी मिनिमम से मैक्सिमम देखना हमको, मिनिमम से मैक्सिमम। इस दोनों को देखो, 1 - 1 0 हुआ, r हुआ और ये 2 हो गया, तो 0 से 2 तक आ गया तो 2 न्यूटन आ जाएगा इसमें। फिर ये देखो 2 और 1 है, यहाँ देखो 2 में 1 घटाओ 1 हुआ, और फिर 2 1 3, 1 से 3 2 आ गया इसमें। फिर देखो 2 और 2 है, 2 में 2 घटाओ 0 हो गया, और r हुआ, यहाँ क्या 2 2 4, ये 0 से 4 इसमें भी 2 आ गया। ये देखो 6 में 3 3, r ये क्या 9, तो 3 से 9 के बीच, 2 इसमें नहीं है। इसका यही फंडा है, बनाने का यही फंडा है कि हमने यहाँ क्या कहा कि मिनिमम से कहाँ मैक्सिमम तक, वेक्टर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक होता है, इसको याद रखना चाहिए। हमने यहाँ पे कहा इसमें हमारा क्या आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि इसका मिनिमम हमारा 3 है, मैक्सिमम 9 है, मतलब 3 से लेकर 9 तक जितना भी होगा उसका वैल्यू होगा रिजल्टेंट का। यहाँ पे हमको क्या देखना है कि 3 न्यूटन और 6 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बराबर पूछता है, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देख लो थोड़ा इसको। चलो मिटाएं इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन कि अधिकतम और न्यूनतम मान तुम्हारा दिया हुआ है फोर्स का, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उस टाइप का 2 क्वेश्चन दिया गया। कह रहे 2 बल का अधिकतम मान, फिर क्वेश्चन दे रहा है 2 बलों का अधिकतम मान, अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान दिया गया है 16 न्यूटन, और 2 बलों का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू 8 न्यूटन दिया गया। तो बड़ा बल क्या है ये पूछ दिया तुमको। यहाँ पे एक चीज़ करना, अधिकतम मान की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि F1 + F2, जानते हो कि अधिकतम में जोड़ देते हैं, ये क्या होगा 16 न्यूटन हो जाएगा। न्यूनतम में हम क्या करते हैं कि घटा देते हैं, ये कितना हमारा होगा 8 न्यूटन की बात करें। कैंसिल करो, ये हमारा 2F1 कितना हो गया 24 हो गया, F1 कितना हो गया, ये हमारा 12 हो गया, F1 12 हो गया, और F2 कितना हो गया, F2 हमारा 4 हो गया। तो बड़ा मान कितना हुआ हमारा, जो इसका बड़ा मान हुआ कितना हुआ 12 हो गया हमारा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि इसमें बड़ा मान हमारा 12 हुआ। यही पूछा कि बड़ा मान क्या है, तो बड़ा मान का या बड़ा फोर्स जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू हमारा 12 न्यूटन होगा। ऐसे क्वेश्चन पर भी फोकस करना है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर आगे बढ़े इसी में, चलो ये क्वेश्चन उसमें डॉट प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाया है तुम लोग, कन्फर्मली आता होगा, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछता है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन यदि हो कि एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स कह रहा है कि ये फोर्स लगा रहे हैं हम 2I + 2J + K न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। अब बॉडी में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, विस्थापन जो बॉडी में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एस जो हो रहा है ना, ये हमारा I + 3J + 2K मीटर विस्थापन होगा। कर वर्क डन, दो कैटेगरी का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। या तो विस्थापन कहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी चली जाती है, या तुमको डायरेक्ट विस्थापन दे देगा और वर्क डन निकालने बोलेगा। तो सीधा से यहाँ पे यदि वर्क डन की बात करते हैं, यहाँ वर्क पूछ रहा है कि वर्क हमारा कितना है, तो वर्क क्या होता है F.S होता है, सीधा डॉट प्रोडक्ट हम निकाल दें F.S 2, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा। फिर देखो 2 और 3 3 2 6 होगा, फिर देखो 1 और 2 ये 2 होगा, तो कितना होगा 10 जूल हमारा आंसर हो गया। कितना जूल आंसर हो गया 10 जूल आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन का की संभावना बनती है वेक्टर एनालिसिस में। यहाँ पे सीधा सा हुआ कि ये फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, वर्क पूछेगा तो F.S कर दिया, इसको बना लिया। क्लियर है। इसमें एक और पैटर्न पूछता है, इसी में ये पूछेगा कि जैसे फोर्स किसी बॉडी पे लगा,
फोर्स मान लो एफ बॉडी पे लगा रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी कहाँ से कहाँ जाता है कि लिखते हैं यदि वस्तु, लिखते हैं कि यदि वस्तु में विस्थापन, वस्तु में विस्थापन दे दिया तुमको, या इसको हिंदी में इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वस्तु में विस्थापन कहाँ से कहाँ, R1 से R2 तक होता है। विस्थापन R1 बराबर 2I प्लस J प्लस 3 के मीटर से R2 बराबर 3I प्लस 4J प्लस 4 के मीटर तक होता है। तब तुमको कह रहा है तब वर्क डन क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। इतना फोर्स लगता है बॉडी में यदि वस्तु में विस्थापन R1 से R2 तक होता है। ऐसे क्वेश्चन को जब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो सीधा W बराबर F डॉट S लिखते हैं, इसको लिखेंगे F डॉट R2 माइनस R1 कर देंगे। यहाँ सीधा से F हमारा दिया हुआ है, F क्या है, यह है 2I प्लस 2J प्लस के डॉट कर दिया R2 माइनस R1, 3I माइनस 2I करो, ये I होगा, 4J माइनस J करो प्लस 3J होगा, अब प्लस 4K माइनस 3K करो प्लस K हो जाए। सिंपली इसको सॉल्व कर दो, ये 2 हुआ प्लस J, ये प्लस 6 हुआ प्लस 1 हुआ, ये 9 जूल हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करना है, वेक्टर में इस ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना है। नेक्स्ट फिर जाते हैं आगे की तरफ, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट को देख लें। क्रॉस प्रोडक्ट में कभी कभी ये देता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किससे दिया जाता है। डायरेक्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, या वेक्टर सदिश गुणन। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या क्या बोलोगे, या तुम इसको सदिश गुणन बोलोगे, सदिश गुणन, सदिश गुणन बोलेगा। इसका डायरेक्शन किससे दिया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछते रहता है। इसका डायरेक्शन दो, या तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, दाएं हाथ के प्याज का नियम या राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये दो ढंग से दिया जाता है। पहला दिया जाएगा राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल इससे दिया जाता है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा किससे निर्धारित की जाती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बोला हमने, राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाता है। या फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट हमारा है राइट हैंड थंब रूल, एक और इसमें है, ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल, या इससे दिया जाता है। या तो राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से दिशा निर्धारित की जाती है। देखो एक बार, देखो इसको, ठीक है। यहाँ तक आए हम लोग, फिर आगे की बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस और आ रहा है, देखो मिटा दो इसको। इसमें टॉर्क से संबंधित क्वेश्चन होता है या पैराग्राम वाला क्वेश्चन। टॉर्क से संबंधित क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कि जैसे टॉर्क की बात कर रहे थे, टॉर्क का होता है R क्रॉस F। टॉर्क का क्या होता है, R क्रॉस F। यहाँ पे सीधा तुमको दे देगा कि फोर्स दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसके अबाउट टॉर्क कितना होगा। तुमको सीधा सा दे दिया, क्या दे दिया, फोर्स दे दिया। इसमें फोर्स दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2I प्लस J माइनस K न्यूटन दे दिया। और तुमको ये दे दिया, ऐसा I लिखो, I प्लस 2J प्लस 2K मीटर दे दिया। यहाँ पे टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क हमारा क्या होता है, R क्रॉस F होता है। इसको सीधा सा निकाल लेंगे, यहाँ पे I करेंगे, यहाँ पे J करेंगे, यहाँ पे K करेंगे, और यहाँ पे देखो R क्रॉस F है तो यहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 2 करेंगे, अब तो 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, इसको बना जाओ। ऐसा क्वेश्चन ये टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे पूछता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉर्क डायरेक्ट निकालने बोल देगा तो हम लोग इस ढंग से निकाल लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें टॉर्क ही पूछता है। क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क पूछता है, दूसरा कभी कुछ पूछता नहीं, टॉर्क पूछता है, सिंपली टॉर्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे मिक्स क्वेश्चन, दोनों का मिला हुआ, डॉट और क्रॉस का मिला हुआ क्वेश्चन। तो मिले हुए क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि यदि हमारा दिया हुआ हो कि A क्रॉस B बराबर यहाँ पे A डॉट भी दिया हुआ है, ये पूछा हुआ, ये भी है, थीटा पूछ रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो।
ये क्या होगा हमारा, ये होगा ए बी साइन थीटा। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा ए बी कॉस थीटा। कैंसिल करो। साइन कॉस कब बराबर होता है, जब थीटा हमारा कितना हो, 45 डिग्री। इस टाइप का यदि होता है हम लोग इसको बना डालते हैं। इसमें एक इकलौता क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसके अंदर है। यहाँ पे मान लो तुमको दे रहा है कि मोड ए हमारा √5, मोड बी हमारा 3 है, और तथा दे रहा है यहाँ पे कि हमारा ए क्रॉस बी जो है ये हमारा 2a.b के बराबर है। तो कह रहा है कि मोड ए प्लस बी कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछता है तब क्या करेंगे हम। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार कभी पूछा है तो हम इसको ये देख लेते हैं। तो हमारा ये और ये दोनों दिया हुआ है, तो सीधा देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना दिया है तुम्हारा, ए क्रॉस बी दिया गया है 2a.b दिया हुआ है। निकालो इसको, इसको क्या करोगे, इसको कर देंगे हम लोग ए बी साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 2ab कॉस थीटा। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या देगा 2 देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा 2 आएगा। टेन थीटा हमारा 2 है। अब हमको ये पूछ रहा है, ए प्लस बी पूछ रहा है। तो जब मोड ए प्लस बी की बात कर रहा है तो एक चीज़ याद रखना पड़ेगा तुमको कि रिजल्टेंट जब निकालते हैं ना तो यही हमारा ए प्लस बी होता है, रिजल्टेंट होता है ये हमारा। इसको गांठ बांधना, देखना है इसको। ए प्लस बी क्या होता है, रिजल्टेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम मोड ए प्लस बी की बात करेंगे, ये हमारा आर देगा। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। यहाँ पे आगे चलो, ये देखना ए कितना हमारा है। अब देखो कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा तुमको पता है, वहाँ क्या आ गया हमारा कॉस थीटा आ गया। तो कॉस थीटा का यहाँ से निकालो। देखो ये हमारा मान लो थीटा है, टेन थीटा की बात करें तो पी बटा बी करते हैं, ये कितना होगा √5 हो जाएगा। समझ रहे हो। यहाँ पे कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा कितना होगा 1/√5। ध्यान देना टेन थीटा दिया हुआ है तुमको, और हमने बोला कि तुमको ए प्लस बी का मोड निकालना। ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट, आर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा पता नहीं, टेन थीटा पता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा पी बटा बी होता है। और यहाँ पे एच निकालो, √5 होगा। तो यहाँ पे तुम कॉस थीटा दो 1/√5। ए स्क्वायर की बात करो, ए कितना है हमारा √5 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा हमारा 5 होगा। बी स्क्वायर की बात करो, 3 3 जा कितना होगा 9 होगा। 2 गुना ए का करो √5, बी का क्या करोगे, बी का लिखो 3 बोलो कॉस थीटा कितना है। देखो तो कॉस थीटा 1/√5 है, यहाँ पे डाल दो 1/√5। तो √5 कैंसिल हो गया। आगे चलो, ये क्या हो गया 5 + 9 + 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो रहा है। और यह √20 हो गया। या इसको निकालोगे तो ये 5√2 हो गया, 2√5 हो गया। कितना हो गया हमारा 2√5। यही आंसर हो गया हमारा मोड ए प्लस बी का। यहाँ पे हमारा फिर देखो ए √5 है, बी 3 है, ए क्रॉस बी 2a.b। ए प्लस बी का मोड पूछ रहा है। ए प्लस बी की जैसे ही बात करते हैं तो रिजल्टेंट आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। ए कितना है √5 का स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर 5 हुआ, बी स्क्वायर 9 करो, 2ab कॉस थीटा टेन थीटा दिया हुआ था, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लिया। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू तो 1/√5, √5 कैंसिल हो गया। तो 5 + 9 + 6 क्या, ये हमारा 2√5। देखो इसको आराम से, एक इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। फिर आगे इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इसी में देखो यार, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात। ये क्वेश्चन में पूछता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मेट है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है हमारा मोड ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग। याद होगा यदि ए और बी दो एडजेसेंट साइड हो, किसी समानांतर चतुर्भुज का ए और बी दो एडजेसेंट साइड हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी करके और उसको हम लोग मोड कर देते हैं। यहाँ पे दे देगा कि किसी समानांतर चतुर्भुज की किसी
समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा को एडजेसेंट साइड कहते हैं। भुजाएं मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 2i + j + k मीटर तथा i + 2j + 3k मीटर। तो क्षेत्रफल क्या है? तो चतुर्भुज का एरिया क्या है? क्षेत्रफल क्या है? एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया की बात जैसे ही करेगा तो मोड a क्रॉस b डालेंगे। यहाँ पे मान लो कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया? इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया? b मान लिया। एरिया जैसे ही निकालेंगे ये क्या होता है? मोड a क्रॉस b। सबसे पहली बात करेंगे कि पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा i है, ये हमारा j है और ये क्या है? k है। यहाँ देख लो हमारा 2 1 1 है, ये 2 है, ये 1 और 1 है, 1 2 3 है। बाकी निकाल के इसका मोड निकाल लेंगे। मोड कैसे निकालते हो? जैसे axi + ayj + azk आएगा, तो मोड जैसे निकालेंगे तो ax² + ay² + az²। स्क्वायर यूनिट में डाल देना, यही हमारा होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। वेक्टर एनालिसिस में यदि इतना पढ़ के हम लोग जाते हैं, वेक्टर में यदि इतना पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन वेक्टर से नहीं छूटेगा। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। मिटाते हैं इसको। अब सीधे हम लोग चलते हैं काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स या मोशन। काइनेमेटिक्स का पार्ट करो। देखो यहाँ पे ये हमारा काइनेमेटिक्स, या इसको मोशन का पार्ट करो। मोशन हमारा 2 पढ़ना है। मोशन हमारा 1D भी पढ़ना है, मोशन हमारा 2D भी पढ़ना है। इसमें पहले एवरेज जानकारी सबों का, थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी। इसमें एक चीज़ जान लो पहले कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहले सबसे पहले मोशन इक्वेशन जानना चाहिए। v = u + at, s = ut + ½ at², b² - u² 2 ऐसे जानना चाहिए। इसमें जो मेन पार्ट एक है, एक हम यहाँ लिख रहे हैं, उसको याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढाल याद रखना। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसका वैल्यू देता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम बोलो या पोजीशन टाइम बोलो। पोजीशन टाइम दूरी समय ग्राफ की ढाल, पोजीशन टाइम ग्राफ ये देता है हमको, स्पीड का मान देता है। ये क्वेश्चन आते रहता है कि किसकी ढाल किसका मान देता है। हमने कहा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ चाल का मान देगा। क्वेश्चन क्या कि दूरी समय ग्राफ की ढाल मान देता है, या स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स। पहला देगा तुमको स्पीड, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन त्वरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या दोगे उसमें? चाल दे देंगे हम लोग। ये इम्पोर्टेंट है ये। फिर आगे चलें। पहला ये था। दूसरा है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। VT ग्राफ किसको कहेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? VT टाइम ग्राफ। ये लिखेंगे VT ग्राफ की ढाल, VT ग्राफ की ढाल बोलेंगे। तो VT ग्राफ की ढाल जो है ना, ये त्वरण का मान देता है, एक्सेलरेशन का मान देता है। इसको एकदम रट लो, इसको एक्सेलरेशन। VT ग्राफ की ढाल किसका मान देगी? एक्सेलरेशन का मान देगा। यहाँ हमने कहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढाल, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा? स्पीड देगा। और हमारा बोला कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ ये क्या देगा? हमारा ये त्वरण देगा या एक्सेलरेशन हमारा देगा। इसके संबंधित एक और क्वेश्चन जो पूछते रहता है, उस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, उसको देखो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कह रहा कि एक वस्तु नियत त्वरण से चल रही है। बॉडी किस में है? वस्तु रेस्ट में है। वस्तु किस में है? रेस्ट में। मतलब उसका u0 है। नियत त्वरण से वस्तु चल रही है, नियत त्वरण से गतिमान है, या वस्तु चल रही है। याद रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वस्तु चल रही है। तो दूरी तथा
समय के बीच संबंध, समय के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला दे दिया कि प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर होता है, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल टी हाफ होता है, तीसरा होता है प्रोपोर्शनल टी 3/2 होता है, चौथा बोल रहा है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन है यू जीरो है। यार सीधी सी यहीं पे फोकस कर देना है कि वस्तु रेस्ट में है, रेस्ट में यू जीरो, फिर चला वो कांस्टेंट तुलना से गतिमान हो गई वस्तु। तो कह रहा है कि दूरी और समय के बीच का संबंध, तुमको ये इक्वेशन शायद पता ही है कि एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो जीरो है, तो यू जीरो है तो एस बराबर क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर होगा। अब ये देखो ये कांस्टेंट एस प्रोपोर्शनल किसका, टी स्क्वायर का। हमारा पहला आंसर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की बात आती है इस एग्ज़ाम्स में, ठीक है। इसको देखो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। इस पार्ट में तुम्हारा जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन इसमें और देखते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको सीधा सा एक 90 सेकंड में तय की दूरी का मान, 90 सेकंड में तय की गई दूरी का मान, 90 सेकंड में तय की दूरी का मान पहला देगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकंड पहला दे दिया यहाँ पे u प्लस a/2 इंटू 2n-2। दूसरा दे दिया तुम्हारा u प्लस a/2 n² -1। तीसरा दे दिया u प्लस a/2 2n-1, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इस टाइप क्वेश्चन हमारा इसमें ऑप्शन 3 आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखने का है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एस बराबर 3h। मान लो एक और दे दिया यहाँ पे कि ये क्वेश्चन डाल रहा है यहाँ पे कि यदि एस बराबर टी स्क्वायर, ठीक है, तो सीधा कह रहा है तो तीसरे सेकंड में या फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, चौथे सेकंड में, इसका लिखेंगे फोर्थ सेकंड में चली गई दूरी है, चली गई दूरी है। पहला दे दिया 4 मीटर, दूसरा दे दिया 16 मीटर, तीसरा दे दिया 9 मीटर, और चौथा दे दिया 10 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको डाल दिया। याद रखना, जैसे ही फोर्थ सेकंड बोल रहे हैं ना, तो हमारा यहाँ एस फोर्थ लिखोगे, और इसका लिख दोगे तुम S5 - S4। एस फोर्थ जैसे लिखोगे एस सिक्स्थ लिखेंगे तो S6 - S5, एस सेवन्थ लिखेंगे तो S7 - S6। क्या लिखा हुआ है, एस फोर्थ S5 - S4। 5 का मान रखो, यहाँ 5 दो, 5 × 5 कितना होता है 25। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, ये कितना आएगा 9 मीटर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हमारा 9 मीटर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन की जब भी बात आती है तो ऐसा क्वेश्चन है, यही चंद ट्रायल मेथड है। तो इस क्वेश्चन की संभावना बनती है, ऐसे क्वेश्चन को हमें बना लेना चाहिए, सीरियसली देखना चाहिए सब क्वेश्चन को। फिर देख लो, इसी क्रम में तुम्हारा जो एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन होता है, एवरेज का क्वेश्चन वो पूछता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मान लो ये कह रहा है कि एक वस्तु है, एक गाड़ी है या एक कार है, एक कार पहली आधी दूरी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहली आधी दूरी ये लिखो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहली आधी दूरी V1 से। और 1 मिनट थोड़ा सा,
यहाँ पे देखो, एक और पहली आधी दूरी V1 चाल से, V1 चाल से स्पीड से, तथा अगली आधी दूरी V2 चाल से चलती है, चाल से। तो कह रहा है कि इसका औसत चाल क्या है। वस्तु की औसत चाल है, लिखेंगे कार की औसत चाल, कार की औसत चाल, एवरेज स्पीड ऑफ कार, यहाँ पे लिख देंगे एवरेज स्पीड ऑफ कार। यहाँ पहला दे दिया तुम्हारा V1 V2/2, दूसरा दे दिया V1 + V2/2, तीसरा दे दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2V1 V2/V1 + V2, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, ये आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेरों बार पूछा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीधा लिख दो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो, थोड़ा सा नोट करो। मिटाओ इसको, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। या फिर लिखना है यहाँ पे कि एक कार, क्वेश्चन दे रहा है, एक कार स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, एक कार स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करती है। 8वें सेकंड में 120 मीटर जाती है। त्वरण क्या है ये पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है इसका। अब यहाँ देखना पड़ेगा तुमको। स्थिर अवस्था से प्रारंभ होगी, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे स्थिर अवस्था है। 8वां सेकंड है तो S8 कर दो, या S nth का फार्मूला लगा लो। ये क्या होता है, U + A/2 2n - 1 होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, S8th कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, S8th लिखोगे U + A/2, या लिखेंगे 2 × 8 + 1। ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 120 है, ये 0 है, स्थिर है, तो यहाँ ये क्या है, 0 है। 0 + A/2 गुना, ये देखो 16 + 1 कितना होगा, 15। 15 से काटो 8, 1 मिनट, 8 टाइम्स हो गया। 8 गुना कितना करेंगे, A/2, हमारा A कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यही हमारा कह रहा है कि कार स्थिर अवस्था से प्रारंभ हो गया, 8वें सेकंड में 120 मीटर जाती है। तो कार का त्वरण क्या है, तो कार का त्वरण क्या होगा, यहाँ पे S8 किया, U + A/2 2n - 1, 16 - 1 15 कर दिया, 15 से 8 बार में कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। देखो इसको, बना जो पूरा का पूरा एकदम काफ़ी जोश से इसको बनाना है, और जितना क्वेश्चन दे रहे हैं लगातार बढ़ाते रहना। इसको फोकस, मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको डील कर दूँ। 3-4 वीडियो लगेगा हमको, और 1 घंटा 1.25 घंटा का देते रहेंगे, और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम लगभग आपका पूरा कर दें। एकदम कॉन्शियस होकर देखना है इसको। ठीक, इसमें नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, इसमें हमारा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन, इसका एक रेडीमेड फार्मूला, इसका क्वेश्चन डिट्टो आते रहता है। उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे अभी। जैसे अधिकतम ऊंचाई, 2-4 चीज़ सीख लो। यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे,
सबसे पहला यहाँ पे जो रट जाना है, अधिकतम ऊंचाई किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं। अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स की बात कर रहे हैं। किसी बॉडी को यू वेग से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? यू स्क्वायर बाई 2g। डिट्टो क्वेश्चन पूछता है किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान होता है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 3g। इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। अब कह रहा कि यदि जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसी वेलोसिटी से वस्तु नीचे आती है। यू से ऊपर फेंका गया, यू से ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो लिखोगे यू से नीचे आया, यू से नीचे आया, ये याद रखना। यू से फेंका, कह रहा कि एक बॉडी को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है तो किस वेलोसिटी से नीचे आएगा? तो क्या बोलोगे? यू से ही नीचे आएगा। तीसरा चलो, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक, ऊंचाई तक जाने में लगा समय। जाने में टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टी बराबर यू बटा जी। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू बटा जी होता है। एक और याद रखना, किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो अर्थ के सरफेस तक आने में कितना समय लगेगा? मुक्त रूप, किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है, किसी वस्तु को नीचे मतलब क्या? ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिराया जाता है। इसको डिट्टो रट जा, किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है। अर्थ को टच करते समय या टाइम टेकन टू रीच द हाइट, पृथ्वी से टकराते वक्त पृथ्वी तक आने में लगा समय, आने में लगा समय। इसको याद रखना। ये जो हमारा होगा टी बराबर अंडर रूट 2h बटा जी, ये फार्मूला। इसमें से कोई एक फार्मूला कन्फर्म है तुम्हारा, ये पूछेगा तुमको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में। अधिकतम ऊंचाई क्या होती? किसी बॉडी को यू वेग से ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी वस्तु की? कहाँ तक जाएगी? यू स्क्वायर बाई 2g। फिर लिखा यहाँ पे यू ऊपर से फेंका, ऊपर से मान लो ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ यू फेंका तो नीचे आने में किस वेलोसिटी से आएगा? यू से ही आएगा। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना समय लगेगा? यू बटा जी। दूसरा, किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है, ऊपर से वर्टिकली ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया तो टी क्या होगा? 2h बटा जी। यहाँ पे और देख लो कि यहाँ जो वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा 2gh होगा। आज के फेज में तुम्हारा इतना, कल फिर 1 से सवा घंटा का देंगे और 3 से 4 दिन में पूरा का पूरा ये एग्ज़ाम का हम दे देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसको खूब बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड डे।